आज की टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग डिस्कस करें तो उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक पार्ट क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स या जनरल मेजर्स कहे जाते हैं, और दूसरा पार्ट सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव मेजर्स कहा जाता है या क्वालिटेटिव टूल्स। मेजर्स कहो, टूल्स कहो, इंस्ट्रूमेंट्स कहो, एक ही बात है। दो पार्ट में डिवीजन, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। तो पहले क्वांटिटेटिव किसको कहेंगे? जनरल मेजर्स। और क्वालिटेटिव किसको कहेंगे? सिलेक्टिव मेजर्स। उसका शॉर्ट में मीनिंग समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव या जनरल मेजर्स के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डिसीजन लेती है, जिन टूल्स का, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेती है, वो मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करती है ऑन स्पॉट। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर ही हमको जो डिसीजन ली जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसकी असर इमीडिएटली हमको दिखेगी, डायरेक्टली हमको दिखेगी मनी सप्लाई के ऊपर। जबकि क्वालिटेटिव मेजर्स या सिलेक्टिव मेजर्स, क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर हमको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखेगी, शॉर्ट टर्म के अंदर इमीडिएट अफेक्ट नहीं दिखेगी, थोड़ा टाइम लगेगा या इनडायरेक्ट अफेक्ट होगी। तो जो मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करने वाले टूल्स या मेजर्स है, उनको क्या बोलेंगे? जनरल मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स। और जिनका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, इनडायरेक्ट असर होती है, उसको हम लोग क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेजर्स कहेंगे। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर जो टूल्स, इक्विपमेंट्स आते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टच करती है, पहले उसको स्ट्रेट आउट करते हैं। एक होता है बैंक रेट, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट, चौथा है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको शॉर्ट में CRR के नाम से जानते हैं, पांचवा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, देन OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और सातवां स्टरीलाइजेशन ऑफ RBI अकाउंट्स अंडर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये 7 क्वांटिटेटिव टूल्स फिलहाल हमको कवर करने हैं। इसके अलावा भी दूसरे क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हमको ये 7 कवर करने। अब मतलब समझते हैं बैंक रेट का मतलब क्या। पहले भी हमने बैंक रेट के बारे में सुना होगा, रेट डिसाइडेड बाय RBI। तो जनरली मतलब जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इकोनॉमिक्स की या मॉनेटरी पॉलिसी की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसको पहली नज़र में या पहली बार सुनने पर क्या लगता है? ये तो इंटरेस्ट रेट है। बैंक रेट मतलब क्या? ये तो इंटरेस्ट रेट है, जो हम लोग लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक के पास, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो रेट है। नहीं, ये वो रेट नहीं है। बैंक रेट मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं होता। बैंक रेट का मतलब क्या और इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या? पहले इंटरेस्ट रेट। आम जनता, पब्लिक, जैसे कि हम लोग अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, चाहे मीडियम टर्म के लिए हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो हम जब लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जब वापस चुकाने जाएंगे तब एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा। सपोज 10,000 रुपये लोन लिए हैं, अब मैं चुकाने जाऊंगा तो मुझको 11,000 देने पड़ेंगे, मतलब 1,000 एडिशनल। परसेंटेज वाइज देखने जाओ तो 10,000 का 10% होगा। तो ये 10% जो एडिशनल मैं दे रहा हूँ, मैंने जो कमर्शियल बैंक के पास लोन लिया था, इस 10% को इंटरेस्ट रेट कहा जाएगा। ठीक है। बैंक रेट मतलब क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक्स के बीच में भी ट्रांजैक्शन होते हैं। अलग अलग कमर्शियल बैंक अलग अलग टाइम पर डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल बैंक को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उनको भी कभी कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन लेने के लिए जाती है। अगर कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको लोन देती है, बट इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। कौन चार्ज करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके पास चार्ज करेगी? कमर्शियल बैंक के पास। तो लॉन्ग टर्म
लोन जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लेती है उसके ऊपर आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है? बैंक रेट। दूसरा पॉइंट, रेपो रेट। सेम बैंक रेट जैसा ही है, फर्क इतना है कि शॉर्ट टर्म। अगर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो कहा जाएगा रेपो रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कमर्शियल बैंक के पास शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रही है तो उसके ऊपर कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। किसके ऊपर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अब कमर्शियल बैंक जो रेट चार्ज करेगी उसको क्या कहा जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। फोर्थ, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कंडीशन हर कमर्शियल बैंक के लिए फिक्स की हुई। कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है उसमें से कुछ परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा अमाउंट निकाल कर हर एक कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। जितना भी डिपॉजिट आता है, सपोज एक कमर्शियल बैंक के पास 1 लाख रुपया डिपॉजिट की तरह आया और आरबीआई ने 10% CRR फिक्स किया है, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। ये 10,000 उस डिपॉजिट में से निकाल कर कमर्शियल बैंक किसके पास जमा करेगी? आरबीआई के पास। तो ये 10% क्या कहा जाएगा? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। फिर नेक्स्ट SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR जैसा ही होता है कि जितना डिपॉजिट आता है उसमें से कुछ अमाउंट साइड में रख देनी होती है, लेकिन खुद के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर जमा कर रहे हैं वो साइड पर निकाल कर, तो वो कहा जाता है CRR। लेकिन हर बैंक डिपॉजिट में से थोड़ी रकम निकाल कर उनके पास ही रखती है तो उस रेट को क्या कहा जाता है? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऊपर का जो एग्जांपल दिया वही कंटिन्यू करते हैं। सपोज 1 लाख डिपॉजिट आया, 10% CRR था, तो 1 लाख में से 10,000 आरबीआई के पास रख दिया, बचे कितने? 90,000। ठीक है। SLR का रेट भी 10% है, तो 90,000 का 10% कितना होगा? 9,000। ये 9,000 कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखेगी, वो कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, उतनी अमाउंट किसी को लोन भी नहीं देगी। तो अब 90,000 में से 9,000 साइड पर रखा, तो बचा कितना? 81,000। अब 81,000 का कमर्शियल बैंक चाहे तो लोन दे, चाहे तो इन्वेस्टमेंट करे, या चाहे दोनों करे, अलाउड। बट जिस रेट के हिसाब से, जिस परसेंटेज के हिसाब से टोटल डिपॉजिट में से कुछ अमाउंट बैंक को अपने पास ही रखनी होती है उसको कहा जाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 5 हुए। छठा, 6th, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी कभी ओपन मार्केट में जाकर, मतलब कमर्शियल बैंक्स के साथ तो डील करती ही है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ भी लेन देन करती है। कभी सिक्योरिटीज़ सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो बेचती है, कभी सिक्योरिटीज़ सर्टिफिकेट्स जो होती है मार्केट से खरीदती है। अब ये सिक्योरिटीज़ सर्टिफिकेट्स, ये सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग दूसरे चैप्टर के अंदर, दूसरे टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि ये सर्टिफिकेट्स या सिक्योरिटीज़ ऐसी होती है जो ओपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदी और बेची जाती है। जैसे शेयर्स होते हैं, जैसे डिबेंचर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग किसी और टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि आरबीआई नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स के साथ तो डील करती है, ट्रांजैक्शन करती ही है, लेकिन कभी कभी ओपन मार्केट में भी जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ भी लेन देन करती है, कंपनीज के साथ भी लेन देन करती है। कभी सिक्योरिटीज़ खरीदती है सबके पास, कभी सिक्योरिटीज़ बेचती है। तो जब ओपन मार्केट में जाकर ऑपरेशंस करेगी, मतलब ट्रांजैक्शन करेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिलहाल हम लोग मीनिंग ही समझ रहे हैं, अफेक्ट कैसे होता है वो बाद में कवर करते हैं। तो 6 हुए। और 7वां, स्टरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का एक मेन फंक्शन है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
आरबीआई का एक मेन फंक्शन कंसीडर होता है, क्या? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन करेंसी होती है, उसका जो रिजर्व होता है, उसकी कस्टडी किसके पास होती है? आरबीआई के पास। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमें डिस्कस करना। कभी कभी अगर इनफ्लो होता है तो फॉरेन करेंसी की अमाउंट बढ़ जाती है, कभी कभी आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है तो फॉरेन करेंसी की अमाउंट कम हो जाती है। उसको कंट्रोल में रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व्स के अकाउंट्स बनाए हुए रहते हैं, उसके अंदर अफेक्ट करती है, उसको स्टेरिलाइज करती है, या तो नए अकाउंट्स बनाती है या तो पुराने अकाउंट्स को डिसॉल्व कर देती है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अंडर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।